हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले दिल से माफी चाहूंगा, पता नहीं क्या हो गया यूट्यूब को या फिर नेटवर्क इशू है, बट स्पीड वगैरह सब कुछ ठीक है। जब मैं लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ तो बार बार मतलब कम से कम 7-8 बार लाइव आया, लेकिन स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक आ रही है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। लास्ट टाइम ऐसे ही अकाउंट्स के बोर्ड एग्जामिनेशन के दिन सुबह हो गया था। सुबह मुझे रिवीजन कराना था लाइव, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि मैं डेली लाइव लेता नहीं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे गैजेट सारे के सारे ठीक हैं, मतलब सब कुछ अच्छी कंपनी का है। पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा। खैर, जो भी है, ये वीडियो आप तक थोड़ी सी लेट पहुंच रही होगी। आई प्रॉमिस कि जैसा मैं लाइव में क्वालिटी देता हूँ उससे बेहतर क्वालिटी अब मैं रिकॉर्ड करके दूंगा। अच्छी चीज़ यही है कि अब रोने से कोई फायदा नहीं है, टाइम अपने पास है। ये वीडियो थोड़ी सी लेट पहुंचेगी, बट इसके अंदर मैं तुम्हें पूरा का पूरा पार्ट बी अच्छे से रिवीजन करवाने वाला हूँ 30 मार्क्स का, और सारी चीज ठीक करके कल सुबह भी क्लास में लाइव लेके पार्ट ए पूरा करा दूंगा। होपफुली कल सुबह ऐसा ना हो, थोड़ा ठीक हो चुका होगा, बट मैं पहले से एक बार चेक जरूर कर लूंगा। तो सारी बातें भूल जाओ, आ जाओ। 1 घंटे से 1.5 घंटे का समय मैक्सिमम लूंगा, और पूरा का पूरा 1 सवा 1 घंटे के अंदर आपका कंप्लीट पार्ट बी 30 मार्क्स का ऐसा रिवीजन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, इसकी मेरी गारंटी है। वीडियो देखना क्लास एंड तक, पूरा का पूरा पार्ट बी अच्छे से एक एक चीज, एक एक कीवर्ड्स रिवीजन करा दूंगा। जो तुम्हें दिक्कत 9-10 चैप्टर देता है वो यहाँ पे अच्छे से खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट दोनों मिलाकर वेटेज रखता है 15 मार्क्स का, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन और मार्केटिंग दोनों मिलाकर 15 मार्क्स का है। तो आते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या? एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। सिंपल सी बात है, फाइनेंस को मैनेज करना ही फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस को जो भी पैसा है क्लास, हमें जितना पैसा मार्केट से चाहिए उतना ही पैसा उठाएं, उसका उस तरीके से यूटिलाइज करें, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, वेस्टेज ना करें, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से करें ताकि हमारी कंपनी जो है वो स्मूथली चल सके। कुल मिला के हम इन शॉर्ट कह सकते हैं, मैनेजमेंट रिलेटिंग टू फाइनेंस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस को मैनेज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ठीक है। सेकेंड चीज, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। कंपनी में मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, ओनर्स कंपनी के मालिक होते हैं, उनको हम लोग शेयर होल्डर्स या मेंबर्स बोलते हैं। उनकी वेल्थ को अगर हम मैक्सिमाइज करेंगे तो अपने आप ही हमारे कुछ और ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे। लाइक हम प्रॉफिट भी कमा लेंगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हम लोग जनरेट कर लेंगे, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, और हमारे पास लिक्विडिटी यानी कैश भी मेंटेन रहेगा, और मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स। और जितने भी हमारे कमिटमेंट है, क्रेडिटर्स हो चाहे अदर क्लेमेंट्स हो, जिनको हमें टाइम पे पैसा देना हो, अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे तो प्रॉपर तरीके से हम उनको टाइम पे पेमेंट कर देंगे। रोल या इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको मैं यही याद कराऊंगा। देखना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला जो रोल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो है फिक्स एसेट के साइज को डिसाइड करना, कि हमारे जो फाइनेंस हमें मिला है मार्केट से, जो पैसा हमने उठाया है, हमारी फिक्स एसेट्स कितनी होंगी वो डिसाइड करना, हमारी जो करंट एसेट है वो कितना होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो डिसाइड करना, हम शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करेंगे या लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करेंगे, हमें जो मार्केट से पैसा उठाना है वो हम शॉर्ट टर्म के लिए उठाएंगे या लॉन्ग टर्म के लिए उठाएंगे, हमारे इक्विटी और डेट का क्या स्टेटस रहेगा, हमारे बिजनेस में डेट कितना रहेगा, और इक्विटी का मतलब अपना खुद का कितना पैसा लगाएंगे और मार्केट से कितना पैसा उठाएंगे, और लास्ट में ऑल आइटम्स इन P&L अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी आइटम्स होते हैं वो सारे के सारे। तो ये है क्लास रोल या इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहला, हमारे पास साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट, उसके बाद लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करना है या शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करना है, डेट से कितना रेज करना है, इक्विटी से कितना रेज करना है, एंड लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऑल आइटम्स। ये है क्लास इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सारी चीजें क्लास हम अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे अगर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया तो। फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस, ये लाइन अगर कहीं आती है ना तो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में लिखना है। जैसे हम नॉर्मली हर चीज की प्लानिंग करते हैं, अगर आपको घूमने जाना हो तो आप प्लानिंग करते हो, पेपर अटेम्प्ट करने के लिए पूरी प्लानिंग करते हो, उसी तरीके से क्लास फाइनेंशियल प्लानिंग बताता है कि हमें फ्यूचर में कब कहां कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, हम मार्केट से कितना पैसा उठाएंगे, ताकि जब हमें कोई भी पेमेंट करनी हो तो हमारे पास पैसे अवेलेबल हो, जब पेमेंट करने जाए तो जेब खाली ना हो। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल। कीवर्ड कैसे पता चलेगा? इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। इस बात को क्लास इंश्योर करो कि जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो तुम्हारे पास उस टाइम पे पैसा हो। ये कीवर्ड बताता है क्लास फाइनेंशियल प्लानिंग। और मैंने कहा था फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस, वो भी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आता है। टू मेक श्योर राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज अवेलेबल राइट टाइम, सही समय पे सही पैसा अवेलेबल हो, यानी कि आपने प्लानिंग सही करी थी। मीनिंग क्या है?
प्लानिंग का मतलब क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस, एडवांस में डिसाइड कर लेना हाउ मच टू स्पेंड, कितना खर्च करना है, कहां पे खर्च करना है, एट द फंड एट योर डिस्पोजल, तुम्हारे पास जो पैसे हैं उस पैसे से तुम कहां पे कितना खर्च करोगे, यही है क्लास फाइनेंशियल प्लानिंग। और ये चीज एडवांस में सोच लेना ही फाइनेंशियल प्लानिंग है, पहले से सोच लेना। क्या क्या सोचते हैं इसके अंदर? इसके अंदर तीन डिसीजन आते हैं। पहला कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए, अपना बिजनेस जो है उसको रन करने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए, सारे खर्चे काउंट करके आप हिसाब किताब ले लोगे। फिर तुम उस फंड्स को किस सोर्सेज से रेज करोगे, डेट से लोगे, इक्विटी से लोगे, किस सोर्स से रेज करोगे, और सुइटेबल पॉलिसी बनाओगे ताकि प्रॉपर तरीके से उस पैसे का यूटिलाइजेशन हो, क्योंकि पैसा किसका है? आम जनता का। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करो। कौन कौन से तीन डिसीजन है मुझे बताओ? सही समय पे क्लास तुम्हारे बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, सोर्सेस कितना पैसा तुम्हें बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए चाहिए, सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या क्या होंगे, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप कैसे करोगे, उसकी पॉलिसी बनाना। ये तीनों चीजें क्लास आती हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। फाइनेंशियल प्लानिंग के बेनिफिट्स की बात करें, अगर आप पहले से प्लान करके चलोगे तो फायदा क्या होगा क्लास? कलेक्टिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन फंड, तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना ही रेज करोगे, ओवर कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, ज्यादा फंड्स रेज नहीं करोगे। आप अपना एक बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर बना पाओगे, यानी कि बेस्ट रेशियो ऑफ डेट टू इक्विटी, यानी कि आप बाहर से कितना पैसा लोगे, अपना कितना पैसा लगाओगे, ये आप पता कर लोगे। इट हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग फाइनेंस इन राइट प्रोजेक्ट, सही प्रोजेक्ट में क्लास आप पैसा लगाओ, ये उसमें क्लास आपकी मदद करेगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फंड्स को सही तरीके से यूटिलाइजेशन करने में भी फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी हेल्प करेगा। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो फ्यूचर में होने वाले जो भी चीजें हैं उसको आप पहले से ध्यान में रखते हो कि फ्यूचर में यार ये चीजें हो सकती हैं, आप उसको पहले से ध्यान में रखते हो, जिसकी वजह से शॉक्स और सरप्राइज से बच सकते हो, फ्यूचर में होने वाले झटकों से बच जाओगे। आप पहले से प्लान करके चलते हो, अच्छा फ्यूचर में ये प्रॉब्लम होने वाला है, और उसके लिए रेडी रहते हो, तो फ्यूचर में झटका कम लगेगा। और ये टुडे आज की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको क्लास मर्ज करता है फ्यूचर की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उससे। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। हमने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ा, फिर हमने क्लास पढ़ा फाइनेंशियल प्लानिंग, और फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, राइट। नेक्स्ट है, इन तीनों में से एक क्लास क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो अच्छे से समझना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन। सबसे पहले बात करें क्लास इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो इसको बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। पता कैसे चलेगा कि सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात हो रही है? कोई नया ब्रांच ओपन करना हो, कोई फिक्स एसेट, प्लांट, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, बिल्डिंग खरीदना हो, यानी आप क्या कर रहे हो क्लास? अपने पैसे को किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इन्वेस्ट करने से पहले तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आप जिस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसको, उसमें डे टू डे बेसिस पे कुछ खर्चे भी होंगे। हाथी तो खरीद लाया आप, हाथी को चारा भी देना पड़ेगा, उसके खर्चे होंगे। अगर आप उस खर्चे को झेल सकते हो तो आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, अदरवाइज उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट मत करो। अगला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न हाई है तो इन्वेस्ट करो, नहीं तो इन्वेस्ट मत करो। रिस्क इन्वॉल्व, आप क्लास देखो रिस्क कितना है इस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के अंदर। अगर रिस्क कम है तो आप क्लास आप इन्वेस्ट करो, या फिर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है उस हिसाब से चेक करके, मतलब रिस्क, रिटर्न, क्राइटेरिया और कैश फ्लो, ये 4 पॉइंट देखकर ही क्लास आप इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मतलब क्या? उस इन्वेस्टमेंट में मशीनरीज जो है वो खराब होंगी तो उसको रिपेयर करने के लिए लोग अवेलेबल है कि नहीं, रिपेयर्स है ना, इंजीनियर्स अवेलेबल है कि नहीं, कल को अपडेट करना हो तो कैसे करोगे, ये सारी की सारी चीजें क्लास चेक करना फाइनेंशियल डिसीजन है। और वो कौन सा डिसीजन है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगला है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या है? डिसाइडिंग द सोर्सेस ऑफ कैपिटल, आप फंड्स को कहां से रेज करोगे, डेट और इक्विटी। ध्यान रखना, डेट का मतलब डिबेंचर्स, डेट का मतलब लोन, डेट का मतलब बोरोइंग्स, ठीक है। और इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड। तो डिसाइड करना सोर्सेस ऑफ कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, लोन टू एडिशनल कैपिटल। देखो, इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर और लोन टू हैव एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल के लिए शेयर इशू कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, ऐसी बात लिखी होगी। चेंज इन रेशियो ऑफ डेट और इक्विटी कैपिटल, डेट और इक्विटी कैपिटल की रेशियो को क्या कर रहे हो आप? चेंज कर रहे हो। तो ये चीजें किसके अंदर आती हैं क्लास? फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। अब जो फाइनेंसिंग डिसीजन है वो भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे सबसे पहला जो है वो है क्लास कॉस्ट, यानी कि देखो, चाहे आप डेट से रेज करो फंड्स, चाहे इक्विटी से रेज करो, दोनों में ही खर्चा आता है, तो आपको कॉस्ट को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जिसकी कॉस्ट कम होगी उस सोर्स से फंड्स को रेज करोगे। मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद बोरोड फंड, जो पैसा आप उधार ले रहे हो ना, बोरो कर रहे हो,
उसमें ज्यादा रिस्क है, क्योंकि फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको उसमें देना पड़ता है, चाहे कमाओ चाहे मत कमाओ, तो आपको रिस्क भी कंसिडर करना है। कैश फ्लो पोजीशन, अगर आपके पास अच्छी खासी कैश फ्लो पोजीशन है, कैश आउटफ्लो है आपके पास, अगर पैसा है तो डेट इशू करो, अदरवाइज इक्विटी। शेयर इशू एक्सपेंस को बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर शेयर इशू एक्सपेंस कम है तो शेयर्स इशू करो, अदरवाइज डेट इशू करो। फ्लोटेशन कॉस्ट को बोलते हैं शेयर इशू एक्सपेंस। प्रोस्पेक्टस की प्रिंटिंग करना, रजिस्ट्रेशन कराना, कुछ लीगल एक्सपेंसेस करना, वो सारे खर्चे। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो डेट इशू करो, लोग इक्विटी इशू करो, लोग रिस्क लेने को तैयार हैं। और कंट्री में डिफ्लेशन अगर है, मंदी है, तो भैया उस सिचुएशन में आपको क्या इशू करना है, डेट इशू करना है। कंट्रोल कंसिडरेशन, अगर आप चाहते हो कि आप कंट्रोल अपने पास रखो, आप ही मालिक बने रहो, तो डेट इशू करो। अगर आप चाहते हो नहीं मालिक का, अगर हम कंट्रोल लूज कर सकते हैं, तो आप इक्विटी इशू करो। मालिक बने रहना चाहते हो ना, तो भैया फिर डेट इशू करो, फिर किसी को मालिकाना हक मत दो। लेकिन क्लास आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना है, फिर तो मजबूरी है, फिर आपको इक्विटी इशू करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं क्लास इसको? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर क्लास आपकी जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो हाई है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब क्या है, तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो फिक्स हैं, जो जाने ही जाने हैं, देने ही देने हैं, तो भैया आप डेट और इशू मत करो, क्योंकि पहले ही तुम्हारा ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और डेट इशू करोगे और ब्याज भरना पड़ेगा, कहां से दोगे? तब आप इक्विटी इशू करो। बट अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है तो आप डेट इशू करोगे। ठीक है। Third is dividend. How much amount is to be retained? How much amount is to be distributed in form of dividend? Profit का एक हिस्सा जो जनता को बांटा जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो इस डिसीजन के अंदर जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो डिसाइड करता है तुम्हें कितना पैसा रखना है और कितना पैसा क्लास पब्लिक को बांटना है। तो सबसे पहली चीज इसके अंदर क्लास जो वो है कीवर्ड्स, वो क्या है? एप्रोप्रिएशन, appropriate allocation of funds, distribution of residual left over profit। जो प्रॉफिट हमारे पास बच गया उसको आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट है, टैक्स देने के बाद जो बचा है उसमें से कुछ और बचाना है घर के लिए, कुछ बांटना है, तो कितना रिटेन करना है, कितना डिविडेंड के रूप में बांटना है, इस चीज को सोचना पड़ेगा। और इसके लिए फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्टिंग है? सबसे पहला अर्निंग, अगर आप ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा डिविडेंड बांटो, कम कमा रहे हो तो कम डिविडेंड बांटो। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है, आप हर साल अच्छा कमा रहे हो तो हर साल डिविडेंड अच्छा बांटो, अदरवाइज मत बांटो। कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो डिविडेंड अच्छा बांटो, यू कैन पे मोर इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, लेस इन फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यहाँ कहीं नहीं है, डिविडेंड में है। तो अगर तुम्हारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास मौका है ग्रोथ करने का कि फ्यूचर में हम ग्रो कर सकते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर तुम्हारे पास है कि हाँ ठीक है यार हम लोग ग्रोथ कर जाएंगे, तो यार ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर तुम्हारे पास है तो भैया तुम क्या करोगे? ज्यादा पैसा बचा के रखोगे, कल को इन्वेस्ट करने के लिए, बांटोगे कम। तो कंपनी हैविंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पेड इन लेस इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड रिटेन मोर, और व्हेन यू हैव नो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यू कैन पेड मोर इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, राइट। अगला क्लास स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, अगर आप चाहते हो कि हर साल स्टेबिलिटी डिविडेंड कम ना हो किसी साल, तो क्लास प्रॉफिट भले ही कुछ भी हो आप डिविडेंड ज्यादा बांटोगे ताकि क्लास डिविडेंड स्टेबल रहे। टैक्सेशन पॉलिसी, हाई टैक्स रेट होगा तो डिविडेंड कम, टैक्स रेट लो होगा तो डिविडेंड ज्यादा। तो यहाँ कौन सा टैक्स रेट है क्लास? डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बूढ़े लोग ज्यादा हैं, ओल्ड एज लोग ज्यादा हैं क्लास, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप डिविडेंड ज्यादा बांटोगे। दे नीड मनी, दे नीड क्लास मनी टू सर्वाइव। और अगर यंग एज लोग हैं, यंगस्टर हैं, तो आप डिविडेंड कम बांटो, वो रिस्क ले सकते हैं। इसके अलावा क्लास ये आप डिसाइड कर सकते हो गुडविल ऑफ द कंपनी, अगर आपको लगता है कि डिविडेंड बांटने से कंपनी में अच्छा नाम होगा, अच्छा रेपुटेशन होगा हमारा, तो डिविडेंड ज्यादा बांटो, अदरवाइज डिविडेंड कम बांटो। तो ये सारे के सारे फाइनेंशियल डिसीजंस है जो अफेक्ट करते हैं डिविडेंड कम बांटना है, ज्यादा बांटना है, फंड्स कहां से रेज करने हैं, डेट से, इक्विटी से, और इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा इससे। फाइनेंशियल लीवरेज कहता है कि हमारी जो टोटल कैपिटल है उस पे डेट कितना है टोटल कैपिटल में से, इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है डेट अपॉन टोटल इक्विटी। ध्यान रखना क्या फॉर्मूला है क्लास? डेट अपॉन टोटल इक्विटी। और डेट इज द चीपेस्ट सोर्स बट रिस्की भी है। डेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीपेस्ट सोर्स भी है और रिस्की भी है। रिस्की क्यों है? क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है और देना ही पड़ता है, भले ही मुनाफा हो चाहे ना हो। चीपेस्ट क्यों है? क्योंकि डेट पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं ना, वो इंटरेस्ट हमारे प्रॉफिट को कम कर देता है, जिसकी वजह से हमें टैक्स भी कम देना पड़ता है। सो इंटरेस्ट इज अ टैक्स
डिडक्टिबल एक्सपेंसेस, यानी कि क्लास आपके प्रॉफिट कम होते हैं और टैक्स भी कम हो जाता है। अब यहाँ पे एक रूल है, आप याद रखना, और जैसा कि मैंने क्लास प्रॉमिस किया था कि मैं इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, तो आज रात को इसके न्यूमेरिकल भी मैं आपको करा दूंगा, 2-3 न्यूमेरिकल लेके समझा दूंगा इस टॉपिक से न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है क्लास, मोर डेट, देखो मोर डेट विल रिजल्ट इंक्रीज इन अर्निंग। तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम डेट से लोगे या इक्विटी से लोगे, सवाल यही है ना, तुम्हें फंड्स को रेज करना है तो तुम डेट से रेज करोगे या इक्विटी से रेज करोगे, सवाल ये है। तो अगर आप अपने बिजनेस में डेट ऐड करते हो कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो डेट ऐड करने से तुम्हारा अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, इसका मतलब आप अच्छा कर रहे हो, डेट ऐड करो। लेकिन ये केस तभी होगा जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, समझना, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी टॉपिक पे बनेगा। सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो पैसा मैंने लगाया उससे मुझे कितनी कमाई हो रही है, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको कहते हैं, मैंने जिनसे उधार लिया है मैं उस पर जो ब्याज दे रहा हूं, मैं गया मैंने अपने दोस्त से उधार लिया 1 करोड़ रुपए, मैं उसे ब्याज दूंगा साल का 4 लाख रुपए, मैंने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर दिया, वहां से मुझे मिल रहा है 8 लाख रुपए, 8 में से 4 उसे देके मैंने फ्री फंड में कितना कमाया, 4 लाख, उसके पैसे से अपना पैसा कमा लिया 4 लाख, समझ रहे हो। तो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मतलब तुम जो ब्याज दे रहे हो बहुत थोड़ा है, जो कमा रहे हो वो बहुत ज्यादा है, उस सिचुएशन में क्लास अगर तुम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ऐड करोगे तो तुम्हारा जो अर्निंग पर शेयर है वो क्लास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज या फेवरेबल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहते हैं। तो इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन द अर्निंग और ROI इज मोर देन द डेट मींस लॉस टू। अब सुनो मेरी बात, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो फायदा है डेट ऐड करने से, ठीक है। लेकिन अगर आप उल्टा देखोगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, मतलब भर रहा हूं मैं 8% कमा रहा हूं 4%, तो भैया मैं उधार क्यों लूंगा, फिर तो मैं इशू करूंगा शेयर्स, इक्विटी इशू करूंगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना क्लास कि मोर डेट विल रिजल्ट इंक्रीज इन अर्निंग ओनली व्हेन रिटर्न ऑन अर्निंग या रेट ऑफ अर्निंग जो है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो डेट इशू करो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है तो फिर आप इक्विटी इशू करो, ठीक है। Hence, it is proved that more debt brings more income for the owner in the capital structure. But this statement hold true only if return on investment is more than the rate of interest. यानी अगर return on investment ज़्यादा है rate of interest से, तो debt add करने से तुम्हारे capital structure में कंपनी को gain होगा, shareholders को gain होगा, ठीक है। लेकिन अगर ROI कम है और rate of interest ज़्यादा है, तो इस situation में क्लास आपको अपनी capital structure में क्या डालना है, equity. Hence, it is proved that मोर डेट ब्रिंग्स लेस इनकम फॉर द ओनर। यहां पे अगर आपने डेट ऐड किया तो भैया इनकम कम हो जाएगी, ठीक है। बट दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू ओनली इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको अनफेवरेबल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। तो मैं तुम्हें क्लास एक चीज लिख के दिखाता हूं, आई होप ये आपको हेल्प करेगा, जो मैं तुम्हें क्लास अभी लिख के दिखाता हूं, ठीक है। सुनो देखो, अगर ROI ज्यादा है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और तुमने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को बढ़ाया, तुम्हारा अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। और इस सिचुएशन में अगर तुमने इक्विटी को बढ़ाया, तुम्हारा अर्निंग पर शेयर घटेगा। ये बात आप ध्यान रखना। तो अगर ROI ज्यादा है तो तुम्हें ज्यादा कमाना है, तो तुम्हें क्लास डेट को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा अर्निंग पर शेयर बढ़ जाए। ROI कम है किससे क्लास, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ROI अगर कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो इस सिचुएशन में अगर तुमने क्लास डेट को ऐड किया तुम्हारा अर्निंग पर शेयर घट जाएगा, बट अगर तुमने इक्विटी को ऐड किया तो तुम्हारा अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, कुल मिला के ब्याज ज्यादा है, तो शेयर्स इशू करो, और अगर ब्याज कम है तो डेट इशू करो। ये रूल लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और यही रूल वीडियो पॉज करके लिख लो। ये रूल आपको हमेशा ध्यान रखना है, और यही मैं तुम्हें क्लास बताऊंगा जब मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है, रात को। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड, कितना डेट और कितना इक्विटी यूज किया जा रहा है बिजनेस को चलाने में, डेट अपॉन इक्विटी। और कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से, सबसे पहला कैश फ्लो पोजीशन। अगर तुम्हारे पास कैश फ्लो अच्छा है, बिल्कुल फाइनेंसिंग जैसा है, अगर तुम्हारे पास कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो भैया तुम आराम से अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट रख सकते हो, ठीक है।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्लास, अगर तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो तुम क्लास अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को ऐड कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ डेट, तो आपको देखना है डेट का कॉस्ट कितना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना। हायर रेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो डेट मत लो, इक्विटी लो। लोअर रेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप डेट इशू कर सकते हो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। टैक्स रेट अगर ज्यादा है तो डेट इशू करो, अगर टैक्स रेट कम है तो क्लास आप इक्विटी इशू करो। बिकॉज टैक्स रेट अगर ज्यादा है तो इसका मतलब आप डेट इशू करोगे तो काफी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। टैक्स रेट ज्यादा है, इंटरेस्ट टैक्स को कम कर देता है, इसीलिए टैक्स रेट हाई है तो डेट इशू करो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है इक्विटी को ऐड करने से तो भैया इक्विटी इशू करो, और अगर अर्निंग पर शेयर घट रहा है इक्विटी को ऐड करने से तो फिर आपने डेट इशू करना है। फ्लोटेशन कॉस्ट, शेयर इश्यू एक्सपेंस देखना है क्लास, अगर शेयर इश्यू एक्सपेंसेस कम है तो शेयर्स इशू करो, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस ज्यादा है तो डेट इशू करो। रिस्क, कंपनी के लिए क्लास ज्यादा रिस्क है डेट के लिए, तो अगर क्लास आपको पता है कि आप ज्यादा रिस्क, मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विथ डेट फंड, क्योंकि आपको फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है तो आपको रिस्क भी कंपेयर करना है देखने के लिए कि अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग डेट रखेंगे या इक्विटी या दोनों का कितना प्रोपोर्शन होगा। इन्फ्लेशन है तो डेट हम इशू कर सकते हैं, डिफ्लेशन अगर है तो क्लास इन्फ्लेशन में अगर इन्फ्लेशन है तो हम इक्विटी इशू करेंगे। देखो होता क्या है, अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है इसका मतलब लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार है, पैसा ज्यादा है उनके पास, तो कंपनी शेयर्स इशू करेगी, और शेयर्स वोलाटाइल होते हैं, उसमें अप एंड डाउन प्राइस जाता है, तेजी से ऊपर तेजी से नीचे, तो वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं तो वो खरीद लेंगे इक्विटी। लेकिन अगर डिफ्लेशन है तो भैया फिर आप उस सिचुएशन में डेट इशू करोगे, लोग इक्विटी खरीदेंगे नहीं। कंट्रोल रखना चाहते हो अपने पास तो डेट इशू करो, कंट्रोल लूज करना चाहते हो तो इक्विटी। हाई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले से तुम्हारे पास है तो भैया डेट मत इशू करो, इक्विटी इशू करो। पहले ही तुम इतना ब्याज भर रहे हो और डेट इशू करोगे और ब्याज बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है क्लास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करूं जिसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट, तो ये हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो शो करता है कि कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट है ब्याज को भरने के लिए। तो अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई है तो आप डेट इशू करो, लो है तो इक्विटी इशू करो। सिमिलरली डेट सर्विस कवरेज रेशियो, यहाँ पे फॉर्मूला ये रहता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। ये कुल मिला के ऊपर जो है वो है क्लास प्रॉफिट्स, क्या है क्लास प्रॉफिट्स, और नीचे क्या है फिक्स रेट ऑफ जो जाता है, जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया। तो अगर डेट सर्विस कवरेज रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है इंटरेस्ट को पे करने के लिए, तो आप डेट इशू करो। और अगर डेट सर्विस कवरेज रेशियो डीएससीआर अगर लो है तो क्लास उस सिचुएशन में आप इक्विटी इशू कर सकते हो। तो ये सारे के सारे अच्छा कीवर्ड्स क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर का, रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी इन टोटल कैपिटल, इशू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर्स टू रेज मोर फंड विल इफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, इशू ऑफ एडिशनल डिबेंचर्स और टेकिंग मोर लोन विल अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये शेयर डिबेंचर कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा, और रेशियो ऑफ डेट और इक्विटी जो है टोटल कैपिटल में कि डेट कितना इक्विटी कितना है, इस बारे में बताता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज फिक्स कैपिटल। फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए तुम्हें क्या चाहिए बच्चों, फिक्स कैपिटल। टू बाइंग फिक्स एसेट्स यू नीड फिक्स कैपिटल, तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। तो अगर आप लंबे समय तक मतलब किसी फिक्स एसेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको लंबे समय के लिए उधार लेना पड़ेगा। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करता है कि हमें उधार ज्यादा लेना पड़ेगा या कम लेना पड़ेगा। कीवर्ड्स क्या है, कैसे पता चलेगा फिक्स कैपिटल का है, अमाउंट इन्वेस्टमेंट बाइंग ऑफ फिक्स एसेट, टोटल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट। बेसिकली फिक्स एसेट के हाईलाइट करेगा कहीं ना कहीं। बिजनेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडस्ट्रीज रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल देन बिजनेस इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सीधी सी बात है, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मैं टीचर हूं तो मैं सर्विस देता हूं तो मेरा जो सेटअप होगा फिक्स एसेट का वो बहुत कम होगा। लेकिन फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी होगी, उनकी फिक्स एसेट ज्यादा है तो उनकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करता है कि आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी या कम होगी। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ट्रेडिंग यूनिट है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। स्केल ऑफ ऑपरेशन, बड़ा स्केल ऑफ ऑपरेशन है फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, छोटा स्केल ऑफ ऑपरेशन है फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हो तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर रहे हो तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हो, आप नई नई टेक्नोलॉजी में लेके आते हो तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी
चीजें आप अडॉप्ट करते हो तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगला है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट इज ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगर आप ऐसी ऐसी कंपनी हो जहां पे क्लास आप फ्यूचर में ग्रोथ करने का मौका है, यू हैव अपॉर्चुनिटी टू ग्रोथ, फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, फ्यूचर में ग्रो करने का मौका आपके पास है। अगर आप एक ऐसी कंपनी हो कि फ्यूचर में ग्रो करने का मौका आपके पास है, तो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस अगर है आपके पास तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी, और ग्रोथ प्रोस्पेक्टस नहीं है तो वो कम लगेगी। एसेट अवेलेबल ऑन लीज, आपको किराए भाड़े पे एसेट मिल जाता है तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी क्योंकि किराए पे लिया है। और अगर आपको किराए भाड़े पे नहीं मिलता एसेट तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर, एक कंपनी का एटीएम मशीन है लेकिन कोई भी एटीएम कार्ड उसमें किसी बैंक का लग जाता है, इसका एग्जांपल है क्लास कोलैबोरेशन का, जॉइंट वेंचर का, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर आप किसी साथ मिलकर काम करोगे तो आधा आधा लग जाएगा, अकेले करोगे ज्यादा होगी। डाइवर्सिफिकेशन, आप बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हो, ये भी बना रहे हो, वो भी बना रहे हो, ये भी बना रहे हो, वो भी बना रहे हो, तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। और अगर आप एक ही प्रोडक्ट बनाते हो तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। सिमिलरली जो करंट असेट करंट लायबिलिटी डिफरेंस उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी ये डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। सर ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं? जिस दिन कच्चा माल खरीदा, प्रोसेस किया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद बेचा, बेचने के बाद पैसा आ गया जेब में, दिस साइकिल इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। फिर पैसा आएगा, उस पैसे से रॉ खरीदेंगे, फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे, बेचेंगे, डेटर्स बीआर मिलेगा उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे, ये साइकिल चलता रहता है। तो ये साइकिल जितना बड़ा होगा ऑपरेटिंग साइकिल की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज्यादा होगी। पता कैसे चलेगा? वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट का सवाल है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन वन फाइनेंशियल ईयर, द टोटल वैल्यू ऑफ करंट असेट रिप्रेजेंट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी रिप्रेजेंट नेट वर्किंग कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री, कैश, रिसीवेबल, डेटर, बैंक, ये सारी चीजें क्लास क्या है? क्लास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के मतलब हिंट है ये एक तरीके से। कैसे पहचानोगे? सबसे पहला, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं क्लास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट में? सबसे पहला है क्लास लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का लेंथ जितना बड़ा होगा, ऑपरेटिंग साइकिल का लेंथ जितना बड़ा होगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज्यादा होगी। अगला नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आप एक होलसेलर हो तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ज्यादा माल रखते हो आप। अगर आप एक रिटेलर हो तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। बड़ा स्केल ऑफ ऑपरेशन है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, एंड स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं इन्फ्लेशन के अंदर, तो भैया अगर लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो मैं ज्यादा सामान भी रखना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई होगी। डिफ्लेशन है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हो, नई टेक्नोलॉजी, तो नई टेक्नोलॉजी में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, वेस्टेज कम होता है। और अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हो तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी। फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, फ्यूचर में कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। क्रेडिट अलाउड, अगर क्लास आप इजीली क्रेडिट दे देते हो, आपकी पॉलिसी ऐसी है, ठीक है यार उधार ले लो कोई बात नहीं, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी आपको। क्यों? क्योंकि आपने उधार दे दिया, माल खरीदने के लिए आपको बैंक से वर्किंग कैपिटल उधार लेना पड़ेगा। हाँ, अगर आप क्रेडिट नहीं देते, कैश में ही सारा काम करते हो, पैसा नगद दो नगद लो, तो भैया उसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। बट हाँ, तब सेल भी डाउन हो जाएगी, कई लोग उधार पसंद करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर क्लास सामान का रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो आप तुरंत जाओगे ले आओगे, टेंशन ही नहीं है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। लेकिन अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अगला है क्लास एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत है तो भैया आपको भी सामान ज्यादा रखना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। और अगर मार्केट में कंपटीशन कम है, इतनी कंपटीशन है ही नहीं, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? क्लास कम होगी, फिर आपको इतना ज्यादा माल रखने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा का सारा था क्लास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नाउ मूविंग टू चैप्टर नंबर 10, फाइनेंशियल मार्केट बिजनेस स्टडीज का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 7 से 8 नंबर तक का है, फाइनेंशियल मार्केट भी ऐसा ही है, ठीक है, 7 to 8 मार्क्स। कमिंग टू फाइनेंशियल मार्केट, देखो एक ऐसी मार्केट जो सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है उसको बोलते हैं क्लास फाइनेंशियल मार्केट। द मार्केट ट्रांसफर द मनी और कैपिटल फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी, जिसके पास सरप्लस मनी है, जिन्होंने अपने कमाई में से कुछ कुछ पैसा जोड़ा है, सरप्लस यूनिट, टू दोज हु नीड इन्वेस्टमेंट, उसको बोलते हैं डेफिशिट यूनिट। तो सरप्लस यूनिट, जिसके पास सरप्लस पैसा है, उससे पैसा लेके बिजनेसमैन को देना एक मिडिलमैन का काम है, उस मिडिलमैन को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट की
के फंक्शंस की बात करूं तो फाइनेंशियल मार्केट कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम करता है। क्यों? फाइनेंशियल मार्केट आपको सारे सिक्योरिटीज के बारे में सारी डिटेल इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है, जिसको ढूंढने के लिए लोगों को पैसा खर्च करना पड़ता था पहले। तो ये कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम करता है, ये आपके सेविंग्स को चैनलाइज करता है और मूव करता है अच्छी जगह पे। ये स्टॉक की सिक्योरिटीज को सिक्योरिटीज की जो प्राइस है वो डिसाइड करता है डिमांड सप्लाई फैक्टर के हिसाब से। और ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एसेट्स की, जो भी फाइनेंशियल एसेट्स है वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए, उस बात को क्लास ध्यान रखता है कौन? फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम, पॉइंट नंबर 2, तो उसका ये पॉइंट है, यानी कि इसका कीवर्ड ये है ट्रांसफर सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड टू कॉर्पोरेट सेक्टर। डिमांड सप्लाई वाला पॉइंट जो है प्राइस डिस्कवरी वाला पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, बाइंग सेलिंग सिक्योरिटी एनी टाइम इन्वेस्टर कैन कन्वर्ट इनटू इन्वेस्टमेंट इनटू कैश। ये फोर्थ पॉइंट है, यानी कि जो मार्केट है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है, आप कभी भी आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड रेडी इन्फॉर्मेशन सो दैट नो मनी इज स्पेंड बाय द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कोई पैसा खर्च नहीं करेगा। ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर आते हैं। तो ये 4 पॉइंट, 4 कीवर्ड है फाइनेंशियल मार्केट के, आप ध्यान रखना। फाइनेंशियल मार्केट फर्दर क्लासिफाइड है 2 पार्ट में, दिस इज कॉल्ड मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, राइट। फीचर्स की बात करें, नेचर और फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट की, तो जो लिंक करता है सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो जो कैपिटल मार्केट है, देखो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स तो तुमको पढ़ने नहीं है, तो इसमें जो सेवर्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इनके बीच में लिंक क्रिएट करता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डील करता है, समझना बात को। ये जो मनी मार्केट है ना, ये शॉर्ट टर्म में डील करता है। ये मनी मार्केट के अंदर जो पैसा लेते हो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए लेते हो, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट तो पढ़ना ही नहीं, तो ये लाइन हटा दो। बाकी कैपिटल मार्केट की बात करें, लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ये फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए होता है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए तो मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म में चाहिए तो कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की अगर मैं नेचर की बात करूं तो ये लॉन्ग टर्म में डील करता है, ये सेवर्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बीच में लिंक क्रिएट करता है। कैपिटल मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं। कैपिटल मार्केट के जो डिटरमिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे क्लास बेसिकली किसके लिए लोग आते हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, और इसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो क्लास गवर्नमेंट उसको देखती है, चेक करती है, अपनी नजर में रखती है। फिर कैपिटल मार्केट 2 मार्केट में बटा हुआ है, 2 पार्ट है फर्दर इसके, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो जो फाइनेंशियल मार्केट है वो 2 है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। फिर कैपिटल मार्केट 2 है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। कैसे पहचानोगे सेकेंडरी मार्केट को? सेकेंडरी मार्केट दूसरा नाम है स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट फॉर सेकेंड हैंड सिक्योरिटी भी बोलते हैं। इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल फॉर्मेशन को। ध्यान रखना, जो प्राइमरी मार्केट है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल मार्केट को, जबकि जो सेकेंडरी मार्केट है वो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट को। देखो, मुझे स्टॉक खरीदने, मैं कंपनी के पास डायरेक्टली गया, जब कंपनी का आईपीओ आया, मैंने उस आईपीओ में स्टॉक खरीदा, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कंपनी ने शेयर दिए, मैंने शेयर्स खरीदे डायरेक्ट कंपनी से, इसको बोलते हैं क्लास प्राइमरी मार्केट। फिर मैंने आगे बेचा किसी और को, उसने आगे किसी और को बेचा, उसने आगे किसी और को बेचा, तो वो क्या हो जाता है क्लास सेकेंडरी मार्केट। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और सेकेंडरी मार्केट, टिक लगाओ, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जरूरी यही है, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन कैसे याद करना है? सीपीएल, कैरेबियन प्रीमियर लीग, जैसे आईपीएल चल रहा है ना, भी आईपीएल देखते हो, उसी तरीके से सीपीएल है, और एसएसपी है, ठीक है, एसएसपी साहब होते हैं ना इंस्पेक्टर में, तो ये हो गया क्लास यहाँ पे पुलिस में, तो ये हो गया क्लास एसएसपी, ठीक है, एसएसपी, सीपीएल एसएसपी। ध्यान रखना, सीपीएल क्या है? कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये मैंने क्लास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही लिखा है, मे भी थोड़ा चेंजेस दिख रहा है आपको, बट हाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने पूरा ये नोट बना रखा है हर चीज। कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि स्टॉक मार्केट इकोनॉमी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। स्टॉक मार्केट में लोग पैसा डालते हैं, बिजनेसमैन उस पैसे उठा के इन्वेस्ट करते हैं, उससे रिटर्न आता है, बिजनेसमैन भी कमाते हैं, इन्वेस्ट जो किया उसकी वजह से लोगों को रोजगार मिला, और फिर वापस क्लास ये उन लोगों को जिन्होंने पैसा जमा किया था उन लोगों को रिटर्न भी मिल जाता है, तो इससे इकोनॉमी ग्रोथ होता है। स्टॉक मार्केट डिमांड सप्लाई फैक्टर को देखते हुए स्टॉक्स के प्राइसेस को डिसाइड करता है। स्टॉक मार्केट क्लास इस बात का इंश्योर करता है कि लिक्विडिटी मेंटेन रहे और मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आसानी से खरीद बेच सको और पैसा तुरंत मिल जाए। घर बेचने में समय लगता है, स्टॉक बेचने में समय नहीं लगता, बहुत जल्दी क्लास आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, स्टॉक मार्केट इस बात का इंश्योर करता है कि आपने जो पैसा लगाया है वो सेफ रहे। स्प्रेडिंग इक्विटी गोल्ड, स्टॉक मार्केट क्लास लोगों को एनकरेज करता है कि घर पैसा ना रखे, बैंकों में पैसा ना रखे, उसको इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट करने से हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, ट्रेड करो, पर लेकिन जो करो नॉलेज के थ्रू करो क्लास, और उससे क्लास इकोनॉमी को फायदा होगा। तो लोगों को एनकरेज करना, इक्विटी का फायदा बताना, म्यूचुअल फंड का फायदा बताना, ये काम है क्लास स्टॉक मार्केट का। और
एक हेल्दी स्पेकुलेशन कराता है, यानी कि प्राइस अप एंड डाउन होते हैं तो सस्ते में खरीद के आप महंगे में बेच सकते हो। तो सी फॉर क्या होता है क्लास, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। पी फॉर क्या है, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। एल फॉर लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। एस फॉर सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, ठीक है। और लास्ट है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। थोड़ा लिख के याद करोगे ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना। प्राइमरी मार्केट, न्यू सिक्योरिटीज यहां पे बेचे जाते हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर। सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को बेचा जाता है। प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी कंपनीज इशू करती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में एक इन्वेस्टर द्वारा दूसरे इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी भेजा जाता है। प्राइमरी मार्केट का कोई फिक्स एरिया नहीं होता, कोई फिक्स टाइम ऑफ ऑपरेशन नहीं होता, लेकिन सेकेंडरी मार्केट का क्लास एक एरिया होता है और ऑपरेशन आवर होता है वीक डे पे क्लास सुबह 9:15 से 3:30 तक। एंट्री की बात करें, सारी कंपनी क्लास एंटर कर सकती है प्राइमरी मार्केट में, जबकि सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड सिक्योरिटीज को ही खरीदा और बेचा जाता है। प्राइस की बात करें, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी आर फिक्स्ड बाय द मैनेजमेंट। प्राइमरी मार्केट में शेयर्स के प्राइस मैनेजमेंट सेट करता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस डिमांड सप्लाई फैक्टर्स के ऊपर आधारित होते हैं। Capital market, the participants in capital market are financial institutions, बैंक, कंपनी, फॉरेन इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर। जबकि मनी मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कौन कौन है क्लास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी ओनली। अगर मैं कैपिटल मार्केट ड्यूरेशन की बात करूं, कैपिटल मार्केट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। जो कैपिटल मार्केट है वो मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करता है, जबकि मनी मार्केट है वो डील करता है शॉर्ट टर्म और मैक्सिमम पीरियड अप टू 1 ईयर। तो यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट है वो मीडियम लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करता है, ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करता है। इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स। जबकि इसके क्या क्या है क्लास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल्स, ये सारे के सारे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये सब। लिक्विडिटी की बात करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए है तो लेस लिक्विड है, ये मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए तो हाईली लिक्विड है। रिस्क की बात करें, कैपिटल मार्केट में मोर रिस्क है तो रिटर्न भी मोर है, मनी मार्केट में लेस रिस्क है, रिटर्न भी लेस है। रिक्वायरमेंट की बात करें तो कैपिटल मार्केट फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए है, जबकि ये मनी मार्केट जो है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए होता है। तो ये डिफरेंस, ये बेसिक आप अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट है ट्रेडिंग प्रोसीजर स्टॉक एक्सचेंज। शुरू के 4 से 5 पॉइंट बिल्कुल मत भूलना। पहले क्या होते थे, जब आप शेयर्स खरीदते थे ना तो आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। उस शेयर सर्टिफिकेट के अंदर फट गया, कभी 10 साल रहा, चूहे कतर गए, गीला हो गया, पीला पड़े, कागज खराब हो गया, बड़ी दिक्कत होती थी। तो उन सारे शेयर सर्टिफिकेट को आप इलेक्ट्रॉनिक एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हो। किसकी वजह से, डीमटेरियलाइजेशन की वजह से। सरकार की एक फैसिलिटी है जहाँ पे क्लास आज आपका बैंक में डीमैट अकाउंट खुलता है और उस डीमैट अकाउंट में शेयर्स आते हैं, शेयर्स जाते हैं, अलग से कागज रखने की, शेयर सर्टिफिकेट रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही है क्लास डीमैट का, कन्वर्जन ऑफ पेपर मटेरियल फॉर्म ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक एंट्री टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ क्लास मल्टीलेशन, लॉस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सर्टिफिकेट। नो फिजिकल ट्रांसफर बुक एंट्री, ट्रांसफर थ्रू अ बुक एंट्री। कोई फिजिकल ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ एक ऑनलाइन एंट्री पास होगी और आपके खाते में शेयर्स आ जाएंगे। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ सबसे पहला जो स्टॉक ये प्रोसेस है, ट्रेडिंग प्रोसीजर है, सबसे पहले इसके अंदर आता है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। आप ब्रोकर को सिलेक्ट करोगे, उसको अपने सारे आईडीज दोगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल दोगे, क्लास एक क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाएगा आपसे, ये सारी चीजें क्लास आप उसको दोगे। उसके बाद अपना रेजिडेंशियल स्टेटस दोगे, अपने अर्निंग प्रूफ दे सकते हो अपना क्वालिफिकेशन के लिए। फिर आपका एक डीमैट अकाउंट खुलेगा जिसके अंदर शेयर्स रखे जाते हैं। फिर आप ऑर्डर प्लेस करोगे, ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्लास मैच किया जाएगा आपके जो जिस प्राइस पे आपने बोला है खरीदने के लिए, उस प्राइस के साथ मैच किया जाएगा। फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद क्लास एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होगा, यूनिक ऑर्डर कोड, ठीक है, ध्यान रखना। कॉन्ट्रैक्ट नोट में यूनिक ऑर्डर कोड जो है उसके अंदर लिखा रहता है। एक कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रूफ की तरह होता है, कल को आप साबित प्रूफ कर सकते हो कि भाई ये देखो मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है क्लास, इसके अंदर भी क्लास एक फॉर्म होता है। बताना क्लास कि जो एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर है इसके अंदर कौन सा फॉर्म अटैच रहता है, ठीक है, ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन देखने किसको याद है। डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट। फिर क्या करोगे क्लास, आप डिलीवरी करोगे शेयर्स को, अगर शेयर बेच रहे हो, खरीद रहे हो तो पेमेंट करोगे, और लास्ट में क्या होगा क्लास, सेटलमेंट साइकिल। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस, यानी कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर है ट्रेडिंग प्रोसेस। 4-5 पॉइंट आप जरूर याद रखना। इसके अंदर एक स्लिप होती है, बता देता हूँ, ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप, ठीक है। कौन सी स्लिप होती है, ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप। किसके अंदर आता है, एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर के अंदर आता है। और कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर यूनिक ऑर्डर कोड होता है, ठीक है, जो सबका यूनिक होता है।
तो देखो ये रहा कुछ ऐसा जाता है, इन्वेस्टर 1 से जाता है ब्रोकर 1 के पास, ब्रोकर 1 से स्टॉक एक्सचेंज के पास, फिर स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर 2 के पास, ब्रोकर 2 से इन्वेस्टर 2 के पास। जब पैसा ब्रोकर 1 से स्टॉक एक्सचेंज में जाता है उसको पे इन डे बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर 2 के पास जाता है पे आउट डे बोलते हैं, ध्यान रखना। और विद इन 24 आवर्स क्लास इन्वेस्टर 2 को पेमेंट हो जाती है। एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर में शेयर खरीदने के बीच में क्लास ये सब लोग होते हैं, ये ब्रोकर 1 इसका ब्रोकर है, वो इसका ब्रोकर, और बीच में क्या हुआ क्लास, स्टॉक एक्सचेंज यानी कि सेकेंडरी मार्केट। डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर दो पार्टीज होती हैं, पहला डीपी, दूसरा डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स वो हैं जिनके थ्रू हम डील करते हैं, लाइक ब्रोकर, सब ब्रोकर, मोतीलाल ओसवाल हो गया, एंजल स्टॉक हो गया, बैंकिंग सब बैंक्स हो गए, वो सब क्या है क्लास, ये ब्रोकर है। हम इनको जानते हैं, हम इनके पास जाते हैं, फिर ये इनके पास जाते हैं। डिपॉजिटरी एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखता है। डिपॉजिटरी का काम सिक्योरिटीज को होल्ड करना है। हमारी सारी सिक्योरिटी कहाँ पे होल्ड होती है, डिपॉजिटरी के पास। हम खरीद बेच किसके बिना कर नहीं सकते, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, या इसे ब्रोकर भी कह सकते हो। देयर आर टू डिपॉजिटरी, NSDL और CDSL, कहीं से भी किसी भी सिक्योरिटी से क्लास आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। इन इंडिया देयर आर टू depository, National Securities Depository Limited and Central Depository Services Limited. Both depository hold your financial security like shares and bond in demat form and facilitate trading in stock exchange, और ट्रेडिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। देखो ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज की दो बेनिफिट है। डी मैट मैंने बता दिया, मटेरियल खत्म कर देना, ऑनलाइन बुक एंट्री के थ्रू शेयर्स आता है, शेयर्स जाता है। दूसरा है डी म्यूचुअलाइजेशन। पहले क्या होता था, जो ब्रोकर्स थे ना वो सारा अपना कंट्रोल रखते थे, वो अपनी मर्जी से सारा काम करते थे। सरकार ने क्लास ब्रोकर का एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया, बोला ब्रोकर तो रहेगा लेकिन क्लास वो कुछ भी चीज छुपा नहीं सकता, स्टॉक मार्केट को पर्सनल गेन के लिए वो यूज नहीं कर सकता। तो अब क्या है, डीम्यूचुअलाइजेशन रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम ट्रेडिंग राइट ऑफ मेंबर्स थ्रू डीम्यूचुअलाइजेशन। देयर इज रिडक्शन ऑफ चांसेस दैट ब्रोकर यूज स्टॉक एक्सचेंज फॉर पर्सनल गेन। अब ब्रोकर क्लास अपने पर्सनल फायदे के लिए उसको यूज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट सेबी। इस चैप्टर में सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सिक्योरिटीज एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। स्टैब्लिश हुआ 12 अप्रैल 1988 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। सेबी is the regulatory of stock exchange. It is concerned as a watchdog, consider as a watchdog. SEBI क्या है क्लास, एक watchdog है of Indian securities market. ओवरऑल कंट्रोलर है कैपिटल मार्केट। ध्यान रखना, SEBI जो है क्लास ओवरऑल कंट्रोलर है किसका क्लास, कैपिटल मार्केट का। नेक्स्ट है क्लास ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। सेबी का ऑब्जेक्टिव देखो, सेबी के ऑब्जेक्टिव, सेबी के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पूरे चांसेस है एक क्वेश्चन इसके ऑब्जेक्टिव से या फंक्शन से आएगा। बट जो बेसिक रूल है वो आप जानते हो कि सेबी रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज को एंड सिक्योरिटीज इंडस्ट्री टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग, ताकि क्लास स्टॉक एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से काम कर सके। सेबी उस बात को इंश्योर करता है कि स्टॉक एक्सचेंज काम तरीके से कर सके। सेबी प्रोटेक्ट करता है राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, एंड टू गाइड एंड एजुकेट देम। मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं स्टॉक मार्केट में तो मैं किसके भरोसे से कर रहा हूं, जैसे बैंकों का बैंक सेंट्रल बैंक होता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी बैंकों का सेंट्रल बैंक है, उसी तरीके से सेबी जो है स्टॉक मार्केट का रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो हमारे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, हम इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। To prevent trading and malpractices and achieve balance between self-regulatory by securities industry and its statutory regulation। ध्यान रखना, to prevent trading and malpractices, तो जो भी trading और malpractices होता है ना, prevent trading malpractices, जो trading में malpractices की जाती है, जो भी गलत काम किए जाते हैं उनको रोकता है। To regulate and develop a code of conduct and fair practices by, तो जो brokers है, बैंकर्स है, मर्चेंट बैंकर, उनकी एक्टिविटी को देखता है कि भाई वो कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारे के सारे एक्टिविटी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करता है। सभी कुल मिला के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है, स्टॉक मार्केट स्मूथली चले इस चीज को देखता है, कोई झोल तो नहीं रहा, कोई काम गलत तो नहीं कर रहा, कोई स्टॉक मार्केट को पर्सनल गेन के लिए यूज तो नहीं कर रहा, ब्रोकर्स के कोड ऑफ कंडक्ट को बनाना, ये सारा काम है क्लास सभी का। सभी के तीन फंक्शंस हैं क्लास, प्रोटेक्शन देने के लिए प्रोटेक्टिव, ग्रो करने के लिए डेवलपमेंट, और पेनाल्टी लगाने के लिए रेगुलेटरी। पहचानोगे कैसे क्लास, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, ये हो गया प्रोटेक्टिव। टू प्रमोट एंड डेवलप एक्टिविटी इन स्टॉक एक्सचेंज एंड ब्रिंगिंग मोर बिजनेस, ये हो गया डेवलपमेंट। और रेगुलेटरी के अंदर क्या आएगा, टू फ्रेम रूल्स रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट इन स्टॉक मार्केट, ये आ गया क्लास आपका रेगुलेटरी फंक्शन। अगर मैं प्रोटेक्टिव फंक्शन की बात करूं, प्रोहिबिशन, सबसे पहला पॉइंट जो आता है,
प्रोहिबिशन, सबसे पहला पॉइंट, प्रोहिबिट मतलब सख्त मनाही, किसी भी प्रकार का फ्रॉडलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग स्टेटमेंट देना, मैनिपुलेशन करना, प्राइस रिगिंग करना सख्त मना है सभी के लिए। प्रोटेक्ट कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग एंड क्लास, अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, कंपनी के अंदर के लोगों को ना डीप इंफॉर्मेशन होती है कंपनी के बारे में, तो अगर उसको पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं ना सभी, सच हाई पेनल्टी उनके ऊपर लगाता है। सभी क्लास इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स बताता है, फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है और सिक्योरिटीज मार्केट के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है। जो भी सिक्योरिटीज मार्केट है उनके लिए प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आपको काम कैसे 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 करना है, वो चीज अपने आप से काम नहीं कर सकते आप। डेवलपमेंट फंक्शन, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ट्रेनिंग कराना, कंडक्टिंग रिसर्च कंडक्ट कराना, क्लास इंफॉर्मेशन को पब्लिश करना ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच। ये लाइन एज इट इज क्लास आपको केस स्टडी में देखने को मिल सकती है। तो ये बोलेगा कौन सा फंक्शन है, अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट को डेवलप करना बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच, तो वो किसके अंदर आता है, डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, अगला है लास्ट रेगुलेटरी फंक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स, ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन करना, सब ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन करना और अदर प्लेयर जो स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड और कलेक्टिव स्कीम्स जो है उसको रजिस्टर करना। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर को रेगुलेट करना, पोर्टफोलियो एक्सचेंज करना, अंडरराइटर और मर्चेंट बैंकर एंड बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर ऑफ कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदता है तब। कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन बाई अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन करता है, ऑडिट करता है, रिसर्च करता है, इंक्वायरी बिठाता है सभी। फीस एंड अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट पर्पस ऑफ द एक्ट, तो क्लास सभी अलग अलग तरीके फीस भी चार्ज करता है। परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, तो परफॉर्म करता है, एक्सरसाइज करता है उन सारे पावर को जो क्लास सभी को मिला हुआ है, जो सरकार द्वारा एक्ट द्वारा मिला हुआ है, सभी क्लास उनको उन पावर का इस्तेमाल करता है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, राइट। नाउ मूविंग टू 11 चैप्टर, 2 चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया, इट्स कवर 15 मार्क्स, 2 के 2 चैप्टर। नाउ क्लास कमिंग टू ये 9 नंबर तक का चैप्टर है लगभग क्लास मार्केटिंग, क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्शन 6 नंबर तक का चैप्टर है, तो ये 9 नंबर का चैप्टर अच्छे से समझना। मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले मार्केट होता क्या है, कि ऐसा प्लेस जहां बायर और सेलर गैदर होते हैं और बाइंग सेलिंग एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं। मार्केटिंग एक प्रोसेस है जहां पे लोग एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को इन कंसिडरेशन ऑफ मनी, बदले में क्या लेते हैं क्लास, पैसे। Marketing management refers to management of all the activity related to market. Marketing management refers to the management of all the activities related to market. तो marketing management का मतलब है जितनी भी activities की जा रही हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट। मार्केट की रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज की जा रही हैं उनको मैनेज करना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। मार्केटर कौन होता है क्लास, मार्केटर वो पर्सन है क्लास जो मार्केटिंग कर रहा होता है, जो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है। इसके फीचर्स की बात करें, नीड एंड वांट, कस्टमर वैल्यू, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग और एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म को एसेंस ऑफ मार्केटिंग कहते हैं। भैया मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज जो है क्या है क्लास, एक्सचेंज, आदान प्रदान। नीड्स एंड वांट, नीड क्या है आपकी बेसिक नेसेसिटी, प्यास लगी है पानी पीना है नीड, लेकिन जूस पीना है क्लास ये क्या हो गया, वांट हो गया। और डिमांड क्या हो गया, जहां पे क्लास परचेसिंग पावर अटैच रहती है, मतलब पैसा है तो आप डिमांड करते हो। कस्टमर वैल्यू, ऑफरिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट, कोई भी अपने ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे लोग हैं, कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, तो कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑफरिंग देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन, कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो ग्राहक आपका सामान खरीदे। क्रिएट मार्केट ऑफरिंग, प्रोडक्ट की जो डिजाइनिंग है वो किस तरीके से होगी। एक्सचेंज मैकेनिज्म मतलब क्लास बायर सेलर क्लास एक दूसरे के लिए सामान पैसा एक्सचेंज करेंगे। 4 पॉइंट है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक केस स्टडी से बहुत ज़्यादा चांसेस बनने का। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है, ये क्लास फिलॉसफीज है मार्केटिंग की। पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, वो कहता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए और सेलिंग एट लो प्राइस पे सामान बेचो, इजीली अवेलेबल हो, सस्ता बेचो, सामान इजीली अवेलेबल हो, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। सेकंड इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है अच्छी क्वालिटी का सामान बेचो, एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करो और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट में काफी इंप्रूवमेंट करो, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट, बाय हुक और क्रूक, किसी भी तरीके से क्लास सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल्यूम को बढ़ाओ, जो ये लोग बनाते हैं वो बेचते हैं अग्रेसिव प्रमोशन टेक्निक का यूज करके, और अट्रैक्ट करते हैं क्लास अट्रैक्ट एंड परसुडिंग कस्टमर। तो ये लाइन अगर लिखी हुई, सारे कीवर्ड्स हैं, तो जो रिवीजन चल रहा है विद कीवर्ड्स ही चल रहा है ताकि कंप्लीट रिवीजन हो जाए इससे। तो ये हो गया क्लास आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफाई द नीड
एंड फुलफिल इट। नीड को आइडेंटिफाई करो और फुलफिल करो। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेन ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग में, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग, तो वो आ जाता है क्लास सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम वेलफेयर देखते हैं सोसाइटी का। तो इन पांचों में से कोई भी एक केस स्टडी आ सकता है जो आपको पहचानना होगा, बहुत ईजी है। मार्केटिंग फंक्शन सबसे पहला है क्लास गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इन्फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं मार्केट को रिसर्च करना। अगला है क्लास मार्केट प्लानिंग यानी थिंकिंग एडवांस, कंडक्टिंग SWOT, स्ट्रेंथ क्या है आपकी, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या क्या आपको मिल रही है, थ्रेट क्या क्या मिल रहा है। प्रोडक्ट को डिजाइन करना, डेवलप करना, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट। डिजाइन करते हैं क्लास टेंजिबल को, डेवलपमेंट किसका करते हैं क्लास इंटेंजिबल्स का। फिर उसके बाद आता है क्लास स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या है, क्वालिटी कैसी रहेगी, रॉ मटेरियल कैसा रखोगे, आपके प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड क्या रहेगा। ग्रेडिंग मतलब अलग अलग बेसिस पे प्रोडक्ट को बांट देना, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, क्वालिटी बेसिस पे प्रोडक्ट को बांट देना, रेंज बना देना, उसको बोलते हैं ग्रेडिंग। फिर आप सामान के पैकेजिंग करोगे, सामान पैकेट फॉर्म में ही देते हो। फिर उसमें क्लास आप अटैच करोगे लिस्ट, उसकी डिटेल्स, इंफॉर्मेशन पार्ट, उसको बोलते हैं लेबलिंग। फिर आप एक नाम रखोगे, ब्रांडिंग, जिसके थ्रू क्लास आप उसकी ब्रांडिंग करोगे। नाम रखने के बाद क्लास आप कस्टमर सपोर्ट, देखो ये जो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज है ये रिपीट सेल्स कराता है। अगर आप क्लास अच्छा सपोर्ट दोगे ना, कस्टमर सपोर्ट, तो ग्राहक आपसे ही सामान खरीदेगा। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट बहुत क्रूशियल एलिमेंट है क्लास, प्राइस को यहाँ फिक्स करना पड़ता है। थोड़ा महंगा हो गया ना, कस्टमर बहुत सेंसिटिव होता है प्राइस के मैटर में, ध्यान रखना। प्रमोशन एंड सेलिंग, फिर क्लास आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे। फिर आती है बारी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट एट राइट टाइम एंड राइट क्वांटिटी एट राइट प्लेस, सही समय पे सही क्वांटिटी सही जगह पे डिलीवर करता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर आते हैं बीच में मिडिल मैन्स आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, कीपिंग इन्वेंट्री टू सप्लाई व्हेन डिमांड अराइज। तो स्टोरेज वेयर हाउसिंग क्या करता है, स्टोर करके रखता है सामान को, जब भी जरूरत पड़ेगी क्लास, टाइम यूटिलिटी की बात होती है इसमें, टाइम, जब भी जरूरत पड़ेगी सामान क्लास सही समय पे ये क्लास आपको सामान डिलीवर कर देंगे। ये सारा है क्लास फंक्शंस ऑफ, ये सारा का सारा क्या है क्लास, functions of marketing. Now next, marketing mix. Marketing mix are the set of marketing tools that firm use to pursue its marketing objective. अपने objective को पूरा करने के लिए जो marketing tools firm use करते हैं उसको बोलते हैं marketing mix। इसको 4P बोलते हैं, product mix, place mix, प्राइस मिक्स और प्रमोशन मिक्स। तो प्लेस मिक्स क्या है, दिस इज द एलिमेंट मेक श्योर गुड्स अवेलेबल एट राइट प्लेस इन राइट क्वांटिटी। ये ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है, 12 बोल रहा हूं। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्लेस मिक्स के बारे में बात कर रहा है। दिस एलिमेंट इज यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट एंड परस्यू कस्टमर बाय इट्स प्रोडक्ट। तो क्लास कम्युनिकेट करने के लिए प्रमोशन, और प्रोडक्ट का कैसा डिजाइन रहेगा, फीचर क्या रहेगा, वैरायटी क्या रहेगा, वो आ गया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर। और क्लास जहां पे पैसा कमाई होता है, एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स विच जनरेट रेवेन्यू, ये पैसा कमाता है, प्राइस मिक्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट मिक्स के अंदर 3 चीजें आती हैं क्लास, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू ऑल द इंपोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितने भी डिसीजंस आप लेते हो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। अब बात करते हैं क्लास इसके अंदर ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग होता क्या है, नाम देना, पहचान देना। आपने सामान बना लिया, सामान बहुत बिक रहा है, बट अब आप चाहते हो कि यार इस सामान को एक नाम दिया जाए, लोग इस नाम से खरीदें। दिस इज कॉल्ड क्लास ब्रांड। ब्रांड नेम क्या होता है, वो नाम जो क्लास बोला जा सकता है, अटरेबल, और जो क्लास ब्रांड मार्क जो क्लास नहीं बोला जा सकता क्लास, सिर्फ इसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ट्रेडमार्क, जब इस ब्रांड नेम को एक लीगल प्रोटेक्शन दे देते हो, कोई उसकी कॉपी ना कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, ट्रेड मार्क। ब्रांड नेम को सिलेक्ट करने से पहले बहुत सी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ब्रांड नेम शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए ताकि कोई भी इजीली उसका नाम ले सके, इजीली प्रोनाउंस, आसानी से क्लास उसको बोला जा सके, छोटा होना चाहिए, उसको आसानी से बोला जा सके। ब्रांड नेम सजेस्टिव नेचर का होना चाहिए, आपको सजेशन देना चाहिए। 4 बूंदों वाला उजाला, हाजमोला, हेयर एंड केयर, तो आपको लगता है ना, तो वो की कहीं ना कहीं क्लास वो सजेशन दे रहा है उसके बारे में कि हम ये प्रोडक्ट क्या है। ब्रांड नेम शुड बी यूनिक, यूनिक होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। ब्रांड नेम शुड बी सिलेक्टेड आफ्टर कंसीडरिंग इट्स मीनिंग इन अदर लैंग्वेज। ब्रांड नेम जो है वो क्लास अदर लैंग्वेजेस में उसकी मीनिंग को देखते हुए क्लास उसको सिलेक्ट करना चाहिए, कहीं अदर लैंग्वेज में उसका खराब मीनिंग ना हो। नेक्स्ट है पैकेजिंग। देखो ये है प्राइमरी पैकेजिंग, टूथ ट्यूब में क्लास डाला पेस्ट को, फिर सेकेंडरी उसको क्लास कार्डबोर्ड बॉक्स में डाला, फिर है क्लास लास्ट में ट्रांसपोर्टेशन पैकेजेस। बहुत सारे कार्डबोर्ड जो छोटे छोटे पैकेट है उनको क्लास एक बड़े बॉक्स में डाल के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया गया, इसको बोलते हैं लेवल ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग बेसिकली क्या करता है, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट भी करता है, उसके ऊपर क्लास इंफॉर्मेशन भी देता है, लॉ रिलेटेड इंफॉर्मेशन,
और पैकेजिंग क्लास कहीं ना कहीं कन्वीनियंस को फील कराता है, प्रोटेक्शन देता है, आइडेंटिफिकेशन, पहचान सकते हो दूर से कैडबरी की चॉकलेट, कन्वीनियंस आप आसानी से उठा के लेके जा सकते हो अगर पैकेट फॉर्म में है तो, प्रमोशन आप उसमें 20% एक्स्ट्रा, 1+1 बाई 1 गेट 1 फ्री, ये सब आप ऐड कराते हो तो वो प्रमोशन के भी काम आता है। हालांकि साइलेंट सेल्समैन जो है वो हम किसको बोलते हैं क्लास, पैकेजिंग को। तो ये जो पैकेजिंग है इसको हम बोलते हैं साइलेंट सेल्समैन। पैकेज सॉरी पूरा प्रमोशन का मतलब ऊपर लिखते हैं वो नहीं, प्रमोशन का पैकेट अच्छा हो, रैपर अच्छा हो, दूर से देख के लोग ना अट्रैक्ट होंगे, यार ये वाला सामान लेना है। पैकेजिंग से क्लास हेल्थ भी इंप्रूव होता है। कहने का मतलब क्या है, पैकेज फूड जो रहता है क्लास बाहर मक्खी है, एटमॉस्फेयर से कनेक्ट हो रहा है, तो उसको पैक करके अगर रख रहे हैं तो क्लास थोड़ा सेफ माना जाता है। और जितनी भी सेल्फ सर्विस आउटलेट है जैसे रिलायंस का ग्रोसरी हो गया और ये बहुत सारे ग्रोसरी शॉप्स आते, सफल हो गया, तो उसमें सब पैकेट फॉर्म में आते हैं। इजी डे हो गया, आप डिपार्टमेंट स्टोर में जाओ ना, सब पैक में रखा रहता है, उठाओ रखो उठाओ रखो उठाए रखो, नहीं तो तोलते रह जाते बस सब खड़े होकर, वजन ही करवाते रह जाते। तो अपना पैकेट फॉर्म में उतने वजन का आता है, आधा किलो 1 किलो का, आप आराम से ले सकते हो। सेल्फ सर्विस आउटलेट इसी वजह से पॉसिबल है। लेबलिंग, इसके ऊपर जितने भी इंफॉर्मेटिव पार्ट लिखा हुआ है वो लेबलिंग है, चाहे बैच नंबर हो, मैक्सिमम रिटेल सॉरी हाँ मैक्सिमम रिटेल प्राइस हो, कंटेंट हो, एक्सपायरी है ना, ये सारी चीज क्लास इंफॉर्मेशन का पार्ट होता है। लेबल प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है, उसके कंटेंट को बताता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता जो है वो है लेबल। दूर से क्लास कैडबरी का लेबल देख के पहचान सकते हो। वहाँ पैकिंग वाला एग्जाम्पल अलग था, वो कैडबरी वाला जो एग्जाम्पल है ना वो रैपर है, वो एग्जाम्पल क्लास उसमें जो कलर किया गया रैपर में वो सब क्लास लेबलिंग का काम है। लेबल लगा के आप स्टिकर लगा के प्रोडक्ट को क्लास अलग अलग बेसिस पे बांट सकते हो, अलग अलग क्वालिटी बेसिस पे क्लास उसको ग्रेडिंग दे सकते हो। लेबलिंग सेल्स को इम्प्रूव करता है और जो भी कानून के द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है वो क्लास हम लेबल के थ्रू उसमें लिख देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल है, मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट जो है वो है क्लास प्राइस मिक्स। नो प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च विदाउट अ प्राइस टैग, बिना प्राइस टैग के किसी प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते। तो जो प्राइसिंग इज ऑफन यूज एज अ रेगुलेटर ऑफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी वो रेगुलेटर है। प्राइसिंग सस्ता किया लोग खरीदते हैं ज़्यादा, महंगा किया तो लोग ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, कम खरीदेंगे। प्राइस इज कंसिडर टू बी एन इफेक्टिव कॉम्पिटेटिव वेपन, प्राइस क्लास एक इफेक्टिव कॉम्पिटेटिव वेपन है जिससे क्लास आप किसी से भी कॉम्पीट कर सकते हो कम प्राइस रख के। These are the following factors keeping in mind before fixing price। किसी भी सामान की कीमत अगर डिसाइड कर रहे हो ना तो पहले इन बातों का ध्यान रखो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, अगर किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट हाई है तो उसका जो प्राइस है वो भी हाई होगा, कॉस्ट लो है प्राइस भी लो होगा। कंपटीशन बहुत है तो प्राइस जो है लो मिलेगा, कंपटीशन नहीं है अकेले मालिक को तो प्राइस ज़्यादा मिलेगा। डिमांड यूटिलिटी हाई है तो प्राइस हाई, डिमांड यूटिलिटी नहीं है तो प्राइस भी कम होगा। सरकार से टांग अड़ा चाहते हो, सरकार का जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग सरकार कहती है इसका प्राइस मत बढ़ाना, तो उसका प्राइस लो होगा, जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। मार्केटिंग मेथड यूज, अगर आप हैवी एडवर्टाइजमेंट चलाते हो तो प्राइस ज्यादा होगा, अदरवाइज प्राइस कम होगा। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, आप चाहते हो मार्केट में लीडर बनना कि भाई मैं इस प्रोडक्ट का लीडर हूं, ये प्रोडक्ट ज्यादातर लोग मेरा यूज करते हैं, तो ये प्राइस सस्ता रखना पड़ेगा, प्राइस कम रखना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज प्राइस ज्यादा। Physical distribution, place mix refers to all the important decision related to physical distribution of goods and services. The decision is related to channel of distribution. Channel of distribution किसे कहते हैं क्लास, ये रहा प्रोड्यूसर, ये रहा कंज्यूमर, यहाँ पे क्लास बीच में जो है ना वो होते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एजेंट। प्रोड्यूसर देता है सामान एजेंट को, एजेंट देता है होलसेलर को, होलसेलर देता है रिटेलर को, और रिटेलर देता है क्लास किसको, कंज्यूमर को। ये पूरी चेन जो है क्लास उसको बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जीरो लेवल किसे कहते हैं, कंपनी सीधा अगर कंज्यूमर को दे रही है तो वो जीरो लेवल चैनल है, जैसे बाटा, यूरेका, फॉर्ब्स, डायरेक्टली क्लास कंपनी जो है अपने बंदों के थ्रू क्लास सीधा टेली शॉपिंग के थ्रू अपने बंदों के थ्रू सीधा कंज्यूमर के घर पहुंचाती है, उसको बोलते हैं जीरो लेवल। लेकिन बीच में अगर एक आ गया तो उसको बोलते हैं वन लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली वो गुड्स जैसे कार हो गया, एक्सपेंसिव वॉचेस हो गया, डायमंड ज्वेलरी हो गया, वो क्लास सीधा कंपनी से क्लास कंज्यूमर तक पहुंच जाते हैं, वन लेवल। टू लेवल के अंदर दो लोग होते हैं, कंपनी, होलसेलर, रिटेलर। कंपनी देती है होलसेलर को, होलसेलर देता है रिटेलर को, रिटेलर देगा कंज्यूमर को। इसमें प्राइस बढ़ जाता है बिकॉज दो लोग बीच में आ गए तो उनका मार्जिन भी ऐड हो गया। बट हाँ, इनके होने से आपको एक ही दुकान पे सारी चीजें मिल जाती हैं, आपको एक प्लेस पे हर एक चीज क्लास अवेलेबल हो जाती है। तो ये टू लेवल। थ्री लेवल के अंदर मैन्युफैक्चर है, फिर एजेंट है, फिर होलसेलर है, रिटेलर है, फिर जाके कंज्यूमर है। तो होलसेलर, रिटेलर था ही, अब क्लास साथ में क्या आ गया, एजेंट भी आ गया। इसको बोलते हैं थ्री लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो ये पॉइंट है ना बेटा, थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं क्योंकि इससे एमसीक्यू आता है और मैं चाहता हूं इससे क्लास आप गलती करो और बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। सुनो, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है, यहां से वहां तक जो भी प्लेस गैप है ना उसको हम लोग फिल करना है, प्लेस गैप को, कि अगर आपको यूपी में गन्ना हो रहा है तो वो एमपी में भी मिलना चाहिए, असम में भी मिलना चाहिए, असम में चाय हो रही तो हम सबको मिलना चाहिए वो। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, देखो सामान जो है यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां आता है,
ऑर्डर आता है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बिल्कुल उल्टे केस में ऑर्डर आता है। तो इन टिपिकल बायर सेलर रिलेशनशिप ऑर्डर प्लेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप। पहले ऑर्डर प्लेस करोगे, प्रोडक्ट फ्लो फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर वाया चैनल मेंबर्स, वाइल ऑर्डर जो फ्लो होता है वो होता है क्लास फ्रॉम कस्टमर टू मैन्युफैक्चरर। अ गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अगर आपने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है तो वो स्पीडली यानी कि बहुत स्पीड से ऑर्डर को प्रोसेस करेगा, इन द एब्सेंस ऑफ विच अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कस्टमर को प्रोडक्ट डिले होगा और क्लास गुडविल कंपनी की खराब होगी। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग मेक श्योर करता है कि जो ऑर्डर हमारे पास आया है उसे जल्दी से जल्दी प्रोसेस करके कस्टमर को दे दें। सेकंड, इस किसके अंदर आता है क्लास? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। सेकंड चीज है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज द मींस कैरिंग गुड्स एंड रॉ मेटल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ सेल तक सामान लेके जाता है। ये वन मेजर एलिमेंट है इन द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। इट इज इंपॉर्टेंट because unless the goods are physically made available, the sale cannot be completed. Sales तब तक पूरा नहीं होगा जब तक क्लास सामान जो है फिजिकली ग्राहक के घर नहीं पहुंच जाता। तीसरा है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग पता है ना, कोई सामान नहीं मिल रहा उसको वेयर हाउस में स्टॉक करके रखते हैं ताकि क्लास जब जरूरत हो उस सामान की तो उसे निकाला जा सके। वेयर हाउसिंग रेफर्स टू एक्ट ऑफ स्टोरिंग एंड असॉर्टिंग प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट कौन सा यूटिलिटी क्लास? टाइम यूटिलिटी। मतलब जब भी सही समय होगा उसमें क्लास ये सामान दे सके, इसीलिए सामान को वेयर हाउस में रखा जाता है। द बेसिक पर्पज ऑफ वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज टू अरेंज प्लेसमेंट ऑफ गुड्स and provide facility to store them. The need for warehousing arises because there may be difference between the time of product, a product is produced and the time required for consumption. क्या पता कोई चीज अभी बन रही है और कंजप्शन कभी और हो रहा है, तो भाई स्टोर करके तो रखना पड़ेगा ना। Generally, the efficiency of a firm in serving its customer will depend upon the warehouse located and where क्लास डिलीवर, कहाँ पे डिलीवरी दी जाएगी, वेयर हाउस कहाँ पे लोकेटेड है, ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि डिलीवरी कब होगी। Generally, large number of warehouses firm has lesser would be the time taken serving customer at different location. जिस कंपनी के बहुत सारे वेयर हाउसेस है ना, उसको क्लास उस वेयर हाउसेस से ग्राहक के पास सामान भेजने में समय नहीं लगता है, बट ग्रेटर वुड बी द कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। दस अ फर्म हैज़ टू स्ट्राइक अ बैलेंस, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए फर्म को कि हमारे वेयर हाउस इतने हो कि हमारे खर्चे भी बराबर हों और क्लास हम दूर दूर जाके सामान टाइम पे पहुंचा भी सकें। This help minimizing the charges on production of goods. On the other hand, the product which are bulky, देखो जो प्रोडक्ट बल्कि है ना, मेरी बात समझना, यहाँ ये क्लास बहुत अच्छा है, ध्यान सुनो, ये लाइन अच्छी है, क्लास लाइन छोड़ दी हमने। लिखा हुआ है द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस फॉर द प्रोडक्ट रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज, वो प्रोडक्ट जिसकी लॉन्ग टर्म स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है, सच एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, द वेयर हाउस आर लोकेटेड नियर प्रोडक्शन साइट। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए जो वेयर हाउस बनाओगे ना, वो प्रोडक्शन साइट के पास बनाना, ठीक है। और अगर दिस हेल्प्स टू मिनिमाइजिंग द चार्जेस ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड द प्रोडक्ट विच आर बल्की एंड हार्ड टू शिप, मशीन हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, एज अ पार्ट ऑफ पेरिसेबल प्रोडक्ट लाइक बेकरी, मीट, वेजिटेबल आर कीप डिफरेंट लोकेशन क्लास नियर मार्केट। तो मार्केट से थोड़ा सा दूर लोकेशन में बनाना है इन चीजों को, और एग्रीकल्चर वालों को क्लास प्रोडक्शन साइट के पास, जहां प्रोडक्शन हो रहा है ना उस साइट के पास बनाना है। Next is inventory control. Linked to warehousing decision are inventory decision which hold a key success of manufacturer. क्लास देखो, इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या, आपको कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। अगर आप ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करोगे ना, फास्ट सर्विस दोगे, तो सीधी सी बात है आपको कमाई होगी, ग्राहक खुश रहेगा, लेकिन आपको पैसा भी लगेगा कि आपने दुकान में बहुत सारा सामान रख रखा है। तो बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री इज डिसाइडिंग अबाउट द लेवल ऑफ इन्वेंट्री। हायर द लेवल ऑफ इन्वेंट्री, हायर विल बी द लेवल ऑफ सर्विस टू कस्टमर। ये केस स्टडी में आ जाता है या फिर क्लास असर्शन रीजन में आ जाता है। हायर द लेवल ऑफ इन्वेंट्री, हायर विल बी द लेवल ऑफ सर्विस टू कस्टमर, बट द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री विल आल्सो बी हाई। लेकिन इन्वेंट्री को कॉस्ट जो है वो मेंटेन करने में हाई लगता है, पैसा ही ब्लॉक हो जाता है। थस अ बैलेंस इज टू बी मेंटेन इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो इन्वेंट्री को मेंटेन करने की जो कॉस्ट है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बीच में क्या करना है क्लास, आपने एक बैलेंस मेंटेन करना है। हमारा जो लास्ट है वो है क्लास प्रमोशन मिक्स। इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। किस तरीके से क्लास सेल्स को बढ़ाएंगे उसे बोलते हैं प्रमोशन मिक्स। सिलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग मीडिया,
सिलेक्टिंग प्रमोशन टेक्निक, यूजिंग पब्लिसिटी मेजर्स और पब्लिक रिलेशन। ध्यान रखना क्लास, इन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं क्लास, सेल्स को बढ़ा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। 4 एलिमेंट है क्लास, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन। ध्यान रखना एडवर्टाइजिंग कैसे पहचानो, केस स्टडी से, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है और ये पेड फॉर्म में होता है। जबकि सेल प्रमोशन क्या होता है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है और इंक्रीज होता है क्लास सेल्स, इमीडिएट इफेक्ट है। ये कुछ ऐसा करते हैं ना, तुरंत ही सेल्स बढ़ने लग जाती है, तुरंत ही। पर्सनल सेलिंग की बात करें, पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है क्लास और ये बेटर कन्वीनियंस है और क्लास यहाँ पे कन्विंस आसानी से कर सकता है सेलर, और फेस टू फेस इंटरेक्शन इसमें होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे 1 वे कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पर्सनल है वो इम्पर्सनल है। पब्लिक रिलेशन कंपनी की इमेज को बेहतर करने के लिए होता है, हेल्प्स टू ब्रिंग बैक द रेपुटेशन एंड गुडविल ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो रेपुटेशन है और जो गुडविल है ना क्लास, उसको वापस लाने के लिए क्या होता है क्लास, इसमें पब्लिक रिलेशन। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट। आपको पता है क्लास, पेड फॉर्म होता है, आइडेंटिफाई नॉन पर्सनल क्लास, एक ये रिजिड होता है। ध्यान रखना एडवर्टाइजमेंट जो है क्लास वो रिजिड है, यानी कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, मैसेज और आइडिया को चेंज नहीं कर सकते। और ये प्रचार किसके द्वारा होता है क्लास, एक आइडेंटिफाई स्पॉन्सर्स के द्वारा होता है। टीवी में देखो ऐड आते रहते हैं इस तरीके से साइड वाइड में, तो ऐड का फायदा क्या है क्लास, बहुत दूर तक पहुंचता है, रीच बहुत ज्यादा होती है, आपके बहुत वैरायटी ऑफ चॉइस है, लेजिटिमेसी है, ग्राहक भरोसा करता है अगर टीवी में ऐड आ रहा है तो, कहीं भी ऐड अगर आ रहा है तो इकोनॉमी सस्ता पड़ता है, पर पर्सन पे जो कॉस्ट आती है पर पर्सन की वो बहुत कम आती है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या होता है क्लास, इनहैंस होता है उसमें। सेल्स प्रमोशन, सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, अगर आप कोई ऐड देख रहे हो ना, वो प्रोडक्ट आप ले रहे हो तो सेटिस्फाई रहता ही है। सेल्स प्रमोशन एक ऐसी टेक्निक है जो इमीडिएट इफेक्ट से सेल्स को बढ़ा देता है, 1 के साथ 1 फ्री, या फिर क्लास प्राइस का कटौती कर देना, कोई साथ में सामान फ्री दे देना, उसको बोलते हैं सेल प्रमोशन टेक्निक, बट उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है कुछ हमें। पर्सनल सेलिंग, जब घर आके क्लास कस्टमर को घर जाकर हम सेल्स करते हैं पर्सनली, दिस इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। इसमें पर्सनल इंटरेक्शन होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है इस अकेले एक प्रचार में, बेटर रिस्पॉन्स मिलता है, रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं क्लास, यहाँ पे दोनों एक दूसरे से अच्छे से बातचीत करके समझ सकते हैं, बेटर कन्विंसिंग क्लास, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन है और ये इनको बेटर कन्विंस कर सकता है। जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह के लिए पर्सनल सेलिंग होती है। डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये क्लास इम्पर्सनल फॉर्म है, जबकि क्लास वो पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, लेस फ्लेक्सिबल है, मैसेज चेंज नहीं किया जा सकता, यहाँ मैसेज जो है फ्लेक्सिबल है, ये लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचता है, लेकिन ये क्लास लिमिटेड लोगों तक पहुंच सकता है। पर पर्सन कॉस्ट बहुत लो रहती है, यहाँ पे पर पर्सन कॉस्ट टाइम बहुत हाई रहता है। मार्केट को बहुत छोटे समय में कवर कर लेगा, यहाँ मार्केट को बहुत लंबे समय में कवर किया जाता है। यहाँ पे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ से कोई तरीका नहीं, इंसान खुद जाता है, यहाँ फीडबैक नहीं मिलता क्लास, यहाँ इंसान क्लास जाता है और फीडबैक लेके आता है। ये कस्टमर जो प्रोडक्ट है ना, जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है उनके लिए बेहतर है, जबकि कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए जो है, जो पर्सनली आपके लिए प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसके लिए क्लास ये क्या है, बेहतर है। पब्लिक रिलेशन, नेक्स्ट टॉपिक क्लास पब्लिक रिलेशन, 4th P हमारा पब्लिक रिलेशन, भाई मतलब सॉरी 5th P कह सकते हैं इसको, 4 तो हो गया। पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या है क्लास, बेसिकली पब्लिक के साथ रिलेशन बनाकर चलना, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज हो, रिटेलर हो, सप्लायर हो, ब्रोकर हो, सब ब्रोकर हो, सबके साथ रिलेशनशिप बना के चलना, उसको बोलते हैं क्लास पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन के लिए टूल्स कौन कौन सा, मेथड कौन कौन सा, न्यूज़, आप न्यूज़ में आओ, पॉजिटिव न्यूज़ कवरेज में, अलग अलग कॉलेजेस में इवेंट्स में जाके स्पीच दो, अलग अलग इवेंट्स में क्लास जाके अपना भाषण दो, रिटर्न मटेरियल आप पोस्ट करो क्लास, चाहे सोशल मीडिया हैंडल पे, चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू, कैसे भी, और पब्लिक सर्विस एक्टिविटी में एंगेज रहो, जनता के लिए भलाई का काम करते रहो, डोनेशन चैरिटी देते रहो, स्कूल हॉस्पिटल बनाते रहो। तो ये सब क्या है क्लास, आपके पब्लिक रिलेशन के टूल्स हैं, जिनसे क्लास आपकी खराब इमेज को क्लास बेहतर बनाया जा सकता है। नाउ हमारा आखिरी चैप्टर नंबर 12, क्योंकि लाइव नहीं ले पाया क्लास, तो मैं इसको पूरा का पूरा क्लास ऑन वे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाना था सारा कुछ बट लेकिन नहीं हो पाया लाइव किस तरीके से, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और ये हमारा आखिरी चैप्टर है। आप ये वीडियो क्लास अब बहुत बड़ी वीडियो बन गई है, इसको प्रोसेस करके एडिट करके डालने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो माफ़ करना, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। लास्ट चैप्टर है 12th चैप्टर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहलाता है। कंज्यूमर किंग है, मार्केट का किंग है, तो भैया किंग को प्रोटेक्ट करो ना क्लास, ग्राहक तो भगवान के समान होता है। द अर्लियर अप्रोच ऑफ, पहले एक अप्रोच था कैवेट एम्प्टर, यानी कि लेट द बायर, क्लास अप्रोच जो था लेट द बायर बी वेयर, अब क्लास बदल के क्या कर दिया, कैवेट वेंडिटर, लेट द सेलर बी वेयर। ग्राहक क्यों सावधान रहे, सेलर सावधान रहे, ग्राहक को नुकसान पहुंचाओगे सेलर को ज्यादा नुकसान होगा, सच बता रहा हूं। क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है,
ध्यान समझना, पहला कंज्यूमर को पता ही नहीं उसकी राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे यहाँ पे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम है और कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रहा है, तो भैया उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत तो है। लेकिन बिजनेस को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। क्यों? बिजनेस लंबे समय तक चलना चाहती है, तो कंज्यूमर को लूट के तो आप लंबे समय तक नहीं चला पाओगे। आप सोसाइटी का रिसोर्सेज यूज करते हो, सोसाइटी को नुकसान मत पहुंचाओ। मोरल जस्टिफिकेशन है, आपकी कुछ नैतिक भी बनता है ना, कुछ तो इंसानियत होगी आपके अंदर। आप किसी से 100 रुपए ले रहे हो तो कम से कम 101 का नहीं तो 100 रुपए का वैल्यू तो दो, आप उसे लूट रहे हो, तो क्लास आपकी नैतिकता कहाँ गई फिर? और सरकार बीच में आ जाएगी, आपको क्लास नुकसान पहुंचाएगी, सरकार आपका नाम खराब करेगी, इवन आप पेनल्टी लगाएगी और क्लास आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर के लिए जरूरी है और दुकानदार के लिए भी जरूरी है। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर किसे कहते हैं? जो सामान खरीदता है कुछ पैसे देकर, या जो क्लास किसी के परमिशन से सामान को यूज कर रहा है, या फिर जो अपने लिए उस सामान को यूज कर रहा है सेल्फ लाइवलीहुड के लिए, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। पैसे दिए हैं आपने, परमिशन से यूज कर रहे हो और अपने लिए यूज कर रहे हो, रीसेल के लिए नहीं ले रहे, तो ही आप कंज्यूमर हो। इनको कंज्यूमर नहीं मानते जिसने क्लास सामान लिया है रीसेल के लिए, जिसने सामान क्लास लिया है बिना अप्रूवल के, जिसने सामान या सर्विसेज क्लास बिना अप्रूवल के लिया है, जिसने बिना पैसे दिए फ्री में सामान लिया है या बिना पैसे दिए सर्विसेज ली है। गुड्स और सर्विसेज बिना अप्रूवल के, बिना पैसे दिए अगर आपने लिया है या रीसेल के लिए लिया है, तो आप कंज्यूमर कहलाओगे नहीं। और जब आप कंज्यूमर ही नहीं कहलाओगे तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में फिर कंप्लेन भी नहीं फाइल कर सकते, बिकॉज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर ही कंप्लेन फाइल कर सकता है। कंज्यूमर राइट, सेफ्टी, जान माल को बचाना, आपका पैसा, आपका क्लास एसेट, आपकी जान बचाना, राइट टू सेफ्टी, ये आपका अधिकार है कि कोई भी प्रोडक्ट क्लास यहाँ पे आपको नुकसान ना पहुंचाए। ये राइट का वायलेशन तब होगा जब क्लास कंज्यूमर बीमार पड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए कंज्यूमर का, या गैस सिलेंडर फट जाए, कुकर फट जाए, तो इसका मतलब क्या है क्लास? इसका वायलेशन हुआ है, राइट टू सेफ्टी। ये ग्राहक का अधिकार है इन्फॉर्मेशन लेने का, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन, कंटेंट, प्राइस, सब कुछ प्रोडक्ट के बारे में ग्राहक पूछ सकता है, ग्राहक का राइट है। राइट टू चूज, दुकानदार अगर आपको जबरदस्ती कर रहा है कि भाई तुम यही वाला सामान खरीदो, तो कौन सा राइट का वायलेशन हो रहा है? राइट टू चूज, आपका मन, आप कौन सा सामान चूज करोगे, आपका अधिकार है। राइट टू हर्ड, यानी क्लास आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, लेकिन दुकानदार ने कोई टोल फ्री नंबर नहीं दिया, कोई मेल आईडी नहीं दी, आप कंप्लेन ही फाइल नहीं कर पा रहे सामान लेने के बाद, तो कौन से राइट का वायलेशन हुआ है? राइट टू हर्ड। तो राइट टू हर्ड का मतलब क्या है कि आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। और राइट टू सीक रिड्यूसल मतलब क्या है? कंप्लेन फाइल करने के बाद आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा अगर आप केस जीत जाते हो। तो क्या क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा क्लास? आपको अपना प्रोडक्ट वापस मिलेगा, रिपेयर होके मिलेगा, आपको आपका कॉम्पनसेशन पैसे मिलेंगे जितना नुकसान हुआ, मार्केट से पैसा विड्रॉ कर लेगा वो, और क्लास ऐसी एक्टिविटी वो दोबारा नहीं करेगा। तो राइट टू हर्ड एंड रिड्रेसल में ये फर्क है। राइट टू हर्ड का मतलब क्या? आप कंप्लेन फाइल करोगे, और रिड्रेसल का मतलब क्या है क्लास? उसका नेक्स्ट स्टेप कंप्लेन फाइल करने के बाद पैसा मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा, उसका नेक्स्ट स्टेप है। राइट टू एजुकेशन, जागो ग्राहक जागो, न्यूज़पेपर, टीवी, बुक्स, ठीक है, इवेंट्स, कॉलेजेस में फंक्शन करा के क्लास वो आपको एजुकेशन देते हैं। दिस इज कॉल्ड राइट टू एजुकेशन। आपके राइट, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताते हैं आपको। तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब ये आपका राइट टू एजुकेशन के अंदर आ गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन में प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन लेते हो, और राइट टू एजुकेशन में क्या होता है? आपको आपकी राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी बताए जाते हैं। कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जो राइट्स आपको मिले हैं, जो अधिकार आपको दिए, आप उसका पालन करो। सावधान रहो, ब्लाइंडली सेलर की बातें बिलीव मत करो। छोटी से छोटी प्रॉब्लम अगर जेन्युइन है तो आप कंप्लेन फाइल करो, सेलर का बहुत उत्साह बढ़ता है। अगर आप कंप्लेन नहीं करते तो वो लूटता रहेगा फिर आपको। क्वालिटी कॉन्शियस बनो, सस्ता मत देखो, क्वालिटी मार्क्स देखो, ISI मार्क वगैरह जो है वो चेक करो क्लास, उलन मार्क चेक करो, गोल्ड में BIS हॉल मार्क चेक करो। ऐड के पीछे मत भागो क्लास, कैश मेमो जरूर मांग लो। बिल है ही नहीं तो आप कंज्यूमर कैसे होगे? कंज्यूमर अगर बिल नहीं ना तो वो कंज्यूमर नहीं है, ध्यान रखना। तो कैश मेमो, बिल होना चाहिए। और एनवायरनमेंट को क्लास आपने रेस्पेक्ट करना है, वो चीज़ें नहीं खरीदनी क्लास जो इलीगल है, जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। 3 tier कंज्यूमर ग्रीवेंसेस अंडर मशीनरी एक्ट। तो अगर आपके सामान, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास ये, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, अगर आपके सामान की कीमत, ध्यान समझना, 1 करोड़ रुपए तक है या उससे कम है, 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है, 1 रुपए ही क्यों ना हो क्लास, आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हो। वहां पे एक प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर होते हैं, उसमें से एक विमेन होती है। वहां पे आपका सामान जाएगा, लैब में टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद रिजल्ट आएगा। अगर आपको रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लगता है नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मेरे लिए गलत डिसीजन दिया है, तो आप 45 दिन के अंदर क्लास अपर कोर्ट में यानी कि स्टेट कमीशन में जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हो। सामान की कीमत 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम, ठीक है। स्टेट में सामान्य कीमत 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक।
1 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ तक का सामान होना चाहिए क्लास। और यहाँ पे भी 2 मेंबर होते हैं क्लास, एक प्रेसिडेंट होता है, और जो प्रेसिडेंट है वो रिटायर और वर्किंग जज है हाई कोर्ट का। और अपॉइंट कौन करती है क्लास? स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ भी आपके सामान को लैब में भेजा जाएगा टेस्टिंग के लिए और रिजल्ट आएगा। और अगर आप उस रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं हो तो विद इन 30 डेज आप क्लास कंप्लेन फाइल कर सकते हो नेशनल कमीशन के अंदर। ध्यान रखना 30 डेज के अंदर। नेशनल कमीशन के अंदर भी 4 मेंबर्स होते हैं क्लास, एक वुमेन है और एक प्रेसिडेंट है। अपॉइंट कौन करता है क्लास? सेंट्रल गवर्नमेंट। और कंप्लेन यहाँ पे उस सामान की जाती है जो 10 करोड़ से ऊपर है, यानी 10 करोड़ से ऊपर का जो सामान है उसके लिए कंप्लेन फाइल की जाती है। अगर तुम्हारा सामान की कीमत 10 करोड़ से ऊपर है, तुम सीधा क्लास नेशनल कमीशन में आओगे, यहाँ पे लैब में भेजेंगे आपके सामान को, रिपोर्ट देंगे, उसके बाद क्लास जजमेंट आएगा। लेकिन अगर आप उस जजमेंट सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन फाइल कर सकते हो। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट तक आप तभी जा सकते हो जब आपकी सामान की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा हो। क्वेश्चन कितना ही घुमाएगा, बोलेगा सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है कि नहीं, तो देखना उस सामान की कीमत कितनी है। अगर उस सामान की कीमत 10 करोड़ से ऊपर है तो ही वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, नहीं तो नहीं। अलग अलग मार्क है। आईएसआई मार्क बेसिकली क्या होता है? कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए। एग मार्क एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए होता है। बीआईएस हॉल मार्क गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। उलन मार्क होता है क्लास प्योर उलन प्रोडक्ट के लिए। इको मार्क होता है कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट है। एफपीओ मार्क क्लास सर्टिफिकेशन मार्क है क्लास प्रोसेस फूड इंडस्ट्री के लिए, फूड प्रोसेस ऑर्डर एज पर एनसीईआरटी, हाइजीन और सैनिटेशन मेंटेन किया है उसके लिए। कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है? कंज्यूमर फाइल कर सकता है। एक कंज्यूमर बहुत सारे कंज्यूमर के बिहाफ में कंप्लेन फाइल कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेन फाइल कर सकती है। कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। और अगर किसी की डेथ हो गई तो उसका जो वारिस है वो भी कंप्लेन फाइल कर सकता है। बहुत सारे एनजीओज हैं जो बेसिकली कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं, लाइक कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली का है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन वॉइस हो गया, कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता हो गया, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी इन इंडिया और मुंबई ग्राहक पंचायत। इनके नाम नहीं याद करने, अगर एक आध याद कर लोगे तो बहुत है। इसको क्या बोलते हैं क्लास? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम क्या है? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एक काम तो यही है कि भाई हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, हमारे बिहाफ में कंप्लेन फाइल करना, जगह जगह जाके प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना कि प्रोडक्ट सही मिल रहा है नहीं मिल रहा, रेट डालना प्रोडक्ट के ऊपर कि सही मिल रहा है नहीं मिल रहा, लोगों को अवेयर करना, उनके राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना, देखना किस टाइप का स्कैम हो रहा है, फिर उसको क्लास उजागर करना जगह जगह जाके, यही सब इसका काम है। एजुकेट करना लोगों को, पब्लिक को क्लास पीरियडिकल्स न्यूज़पेपर में प्रचार देना, कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग, अलग अलग जाके प्रोडक्ट को टेस्ट करना, इनकरेज करना कंज्यूमर को ताकि क्लास स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करो। थोड़ा सा भी तुम्हारे साथ गलत हो रहा है ना, चुप बैठोगे तो और गलत होगा, आवाज़ उठाओ। प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस क्लास, जो लोग कमजोर होते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, लीगल असिस्टेंस देते हैं क्लास, उनको मदद करते हैं ताकि आप कंप्लेन फाइल कर सको। फिलिंग कंप्लेन इन कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के बिहाफ में कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन फाइल करना। टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फिलिंग केसेस, फाइलिंग केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट में भी क्लास आपके बिहाफ में, आम जनता के बिहाफ में, गांव वालों के बिहाफ में कंप्लेन फाइल करते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि भैया क्वालिटी प्रोडक्ट देखो आप, और क्वालिटी देख कर आप प्रोडक्ट लो, आप मार्क्स चेक करो। तो ये मार्क लगाया जाता है, ठप्पा मोहर लगाया जाता है ताकि क्लास ये भरोसा रहे कि हाँ क्वालिटी का भरोसा है, इस प्रोडक्ट की प्रॉपर टेस्टिंग हुई है। थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में आप सस्ता ले लेते हो और क्लास बाद में बहुत पछताते हो। दैट्स इट, खत्म। तो ये जितना भी है ना क्लास, आप अच्छे से कॉपी में लिख लो, एक एक पॉइंट क्लास लिख के रखो। क्लास कल सुबह एक बार आप देख के चले जाना, स्पेशली क्लास ये वाली बुक, मतलब ये जो बुक है ना इसका स्पेशली आप जो सेकंड बुक है, मैं लाइव करा था बट नहीं हो पाया किसी मजबूरी के कारण, मेरे लिए आसान था लाइव कराना। अब मैं इस वीडियो को एडिट करूंगा और फिर डालूंगा, इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स, तो माफ़ कर देना। पता नहीं क्यों नहीं हो पाया लाइव, बहुत दिमाग खराब हुआ, बट बेहतर है कि आप चलो रिवीजन हो गया। होपफुली सुबह मैं एक बार 3-4 बजे लाइव करके देख लूंगा, टेस्टिंग करके हो रहा है कि नहीं हो रहा। बट पार्ट ए का मैंने पूरा का पूरा बना रखा है, मैं कुछ बैकअप प्लान कर लेता हूँ अरेंज, अगर मैं लाइव नहीं आ पाया 1%, वैसे तो मैं लाइव आ जाऊंगा 99%, 1% कुछ इशू हो जाता है तो भी तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना क्लास, इसको याद कर लेना पूरा का पूरा। पार्ट बी 30 नंबर का है, इसी में नंबर कटते हैं सबसे ज़्यादा। पार्ट ए तो आपको आता है, इसी में करते हैं, इसलिए एक रात पहले ही मैंने करा दिया ताकि आप रात भर इसे अच्छे से कर लो। तो बताना मुझे कैसा लगा, समझ आया कि नहीं। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, सीयूईटी की भी आगे प्रिपरेशन कराऊंगा आपको, तो सब्सक्राइब करना। एसपीसीसी ऐप पे मॉक टेस्ट है, उनको भी एक बार रात को देख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।